जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यह रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 जो है रेलवे के लिए असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेट प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन बैंक इसमें है। देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक, उसके बाद हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन बैंक देखते हैं किस आधारित पे कैसा क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल जो सेट है दोस्तों 39 है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं पहला सेट प्रैक्टिस। तो आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर जो प्रश्न दिया है दोस्तों, जिसमें 30 सेट वैसा है जो स्टेज 1 में पूछा गया है एग्जाम। ठीक है ना, एग्जाम जो स्टेज 1 में पूछा गया सीबीटी 1 में, और सीबीटी 2 में जो पूछा गया है इसमें मात्र 9 सेट्स है। तो ये हम लोग टोटल 39 के 39 सेट्स करने वाले हैं विथ फुल डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो ये आप मार्केट से ले सकते हैं दोस्तों, इसका फिक्स प्राइस होती है, जितना है उतना में मिलेगी ही। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी आप रेलवे के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेट। देखिए पहला जो होने वाला है हम लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है स्टेज 1, यह जो है 9/8/2018 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन वो हम लोग करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन परीक्षा जो है स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड 9/8/2018 को फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था वो हम लोग कवर करते हैं। 75 क्वेश्चन रहेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को हमें भरना है। तो आइए हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। वे पौधे वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह से संबंधित है। कौन से समूह से संबंधित है? अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? थाइलोफाइटा। राइट आंसर होगा थाइलोफाइटा, बी होगा। थाइलोफाइटा वर्ग में जो है शैवाल, कवक, जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। शैवाल पादप जगत का सबसे सबसे सरल जलीय पौधा है ना। और शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी में। किसके किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है शैवाल का। ठीक है, कवक का माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, बर्फ पर उगने वाला शैवाल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? वह कहलाता है क्रिप्टोफाइटस। और चट्टान पे उगने वाला शैवाल लिथोफाइटस। ठीक है, थैलोफाइटा में संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। आंसर बनेगा हमारा परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास होगा राइट आंसर। मेंडलीव रूस के रसायन शास्त्री थे। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को पदार्थ का मूल गुण माना था। मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी नियम 1913 में दिया गया था। मोसले ने परमाणु संख्या को आवर्त सारणी का आधार बनाया था। जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो तो करंट का मान क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है, एक ही रहता है। आंसर बनेगा एक ही रहता है ना। आंसर बनेगा डी, एक ही रहता है। अगला देखिए, दिया गया प्रश्न उस पर हमें विचार करना है। दिया गया क्या है कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? वाक्य हमारा देखिए क्या है। राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। अगला है कि राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा दोस्तों डी। ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य एक केवल पर्याप्त है, परंतु वाक्य दो पर्याप्त नहीं है। अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे चित्र से संबंधित है, जो दूसरा पहले से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे यह जो है डायमंड रिंग हाथ में पहना जाता है, तो ये कहाँ पे पहनी जाएगी दोस्तों? ये तो सर में पहना जाएगा, हेड में। आंसर ए हो जाएगा, मुकुट है। अगला देखिए, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या के। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन हमें करना है। जैसे देखिए हेल्दी यहाँ पे है, तो इसका कैसा प्रतीक बनेगा? तो यहाँ पे हेल्दी जैसे है, यहाँ पे हमारा मिरर है, सपोज करिए, और ऐसे मिरर रखा हो। ठीक है, तो इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा? अपोजिट बनेगा, वाई को यहाँ पे बनेगा, है ना।
H यहीं पे बनेगा, E यहीं पे बनेगा, A बनेगा ऐसे। तो ये जो है अपोजिट आएगा, तो आंसर ये इसमें कौन सा मैच कर रहा है? एक ये मैच कर रहा है और तो कोई है नहीं, तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए कथन पे हमें विचार करना है और अनुमान के साथ कथन में अंतर्निहित है वो बताना है। कथन देखिए क्या, अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अनुमान क्या है? कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है। दूसरा है, कार्यशालाएं समय बर्बाद करती हैं। आंसर क्या बनेगा हमारा? सी। केवल एक निहित है इसमें, केवल अनुमान जो है एक ही निहित है। अध्यापक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, तो इसका हो जाएगा कार्यशाला अध्यापक के ज्ञान को सामयिक बनाती है। अगला देखते हैं कि किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांक का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों की कुल प्राप्तांक का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? क्या थी दोस्तों? आंसर बन जाएगा इसका सी, 20 आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। सपोज करिए आपने गर्ल्स का जो है संख्या ले लिया x, ठीक है, और बॉयज की क्या हो जाएगी? तो जो लड़कियों की संख्या हमने x लिया, तो लड़कियों की कुल प्राप्तांक कितना है? 14 है। यहाँ पे छात्राओं की कुल प्राप्तांक जो है 14 है, तो 14x हो जाएगा, क्योंकि जो ये लड़कियां हैं इतना ही प्राप्तांक कर रही हैं, ठीक है। लड़कों की कुल संख्या कितना है? 9 है। उसका प्राप्तांक कितना है? 12 है। तो 12 गुने 9 कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 12 नम्मा 108 और ये 14x। तो इसको हम लोग क्या इक्वल कर सकते हैं? नहीं किए करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, अभी तो हमें बॉयज़ का पता चल गया, इधर गर्ल का पता चल गया, ठीक। अब जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखेंगे कि 14x जो है प्लस 108, यही ना दोनों प्राप्त करा, ये लड़की और ये लड़का के द्वारा प्राप्त। तो इसकी दोनों की प्राप्तांक जो है 13.1 x लेंगे प्लस 117.9 लेंगे, क्योंकि इसको इससे भी गुना करेंगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक इसको इससे और एक इसको इससे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा। अब जो है दोस्तों ये 14x है और यहाँ पे 13.1, इसको लाते हैं इधर, घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? इधर घटा दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 0.9x होगा, और इधर ये लेके चल जाइएगा तो घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 9.9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9.9 बाई 9 पॉइंट, इस पॉइंट हटाइए 11, यानी x की वैल्यू हमारा क्या आ गया? 11 तक। कुल छात्रों की संख्या हमें बताना है, तो कितना था कुल छात्रों की संख्या? सभी छात्रों की कुल प्राप्तांक जो था हमारा कितना था? x प्लस 9 मल्टीप्लाई 13.1 था। तो यहाँ पे वैल्यू इसको रख सकते हैं, यही ना पूरा ही छात्र है, तो x की वैल्यू जो मेरा आया है 11 प्लस 9 इंक्लूड कीजिए, आ जाएगा आंसर 20। तो राइट आंसर मेरा बन गया सी। अगला देखिए, 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। फार्मूला यदि आपको पता होगा दोस्तों तो आप भी बहुत ही आसानी से बना पाइएगा। देखिए हमारे पास m दिया है कितना? 4 kg, ठीक है, और भी हमारे पास दिया है कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और हमारे पास u भी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो w बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाफ ऑफ m और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग लिखेंगे, अभी सबकी वैल्यू रखिए तो हमारा वर्क निकल जाएगा। देखिए ये फार्मूला लेकिन याद रखिएगा, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इस पे हम लोग रखते हैं हाफ ऑफ m कितनी है मेरा 4 मल्टीप्लाई 10 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर होगी, इसे काटिए 2 टाइम्स में, यानी 2 यहाँ पे होगी 100 माइनस 25 टाइम 75 आ जाएगी मल्टीप्लाई 2, यानी आ जाएगी 150 आ जाएगी। 150 जो आएगी हमारी क्या चीज़ में आएगी दोस्तों? वो जूल में आएगी, है ना। तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा? 150 जूल, आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, एक लड़की की तस्वीर की ओर देखकर सीसा नामक एक लड़की ने कहा, उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है और उसकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। शिक्षा सीसा जो है तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा बी, तस्वीर की लड़की खुद सीसा ही है। राइट आंसर इसका आ जाएगा बी,
क्यों आएगा? तो देखिए, जैसे स्वयं यहाँ पे हम लोग लेते हैं इस लड़की को, ठीक है, शीशा है, शीशा की माँ, ठीक है। अब इसकी जो माँ होगी वो क्या होंगे, मतलब इसके जो पिताजी होंगे, इस वाले के, इसके पिताजी ये, तो इसके नाना जी लगेंगे, ठीक है। ये इसकी माँ हुई, इसकी माँ और इसके पिताजी ये, तो ये इसके नाना जी, नाना जी हो गए ये वाले इसके, ये शीशा जी, शीशा है, माइनस डले, इसकी ये माँ है, इसके नाना जी हैं, ठीक है। इकलौती मात्र बेटी है ये, कोई बेटा है नहीं इसका, तो ये नाना जी, तो इससे क्या संबंधित है इसका, ये तो स्वयं हुई ना, ये दीवार पे जो टंगा होता है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा तस्वीर की लड़की खुद शीशा है। अगला देखिए, किसी संवैधानिक कानून, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित किए गए थे? किसके अकॉर्डिंग? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार। आंसर हो जाएगा ए, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त और 15 अगस्त की क्रमशः पाकिस्तान और भारत की स्वतंत्रता हुआ है, और 3 जून को योजना के अनुसार 3 जून योजना के अनुसार भारत का विभाजन स्वीकार किया गया था। भारत विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना या फिर वल्कन प्लान भी कहा जाता है। रेड क्लिफ आयोग जो है सीमांकन आयोग था जो भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा होता है? सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन होता है? अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 गेंदे थे तो नीले की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी दोस्तों? तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं। देखिए, आप जो है लाल गेंद कितनी है? 44, ठीक है, एक्स ले लीजिए, और जो है नीली गेंद कितनी है? 36 एक्स, ठीक। अब दोनों गेंदों का अनुपात हम लोग लिख सकते हैं क्या? 44 एक्स बाई 36 एक्स डाल सकते हैं। ये मेरा रेड है और ये मेरा ब्लू है, ठीक है। तो नीले गेंदों की संख्या कितनी है? हमारा नीला गेंद की संख्या जो है ये 54 है, तो क्या हम लोग रख सकते हैं 36 एक्स बराबर 54? तो रखते हैं 36 एक्स बराबर 54, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी? 54 बाई 36 से डिविजिबल कीजिएगा 3/2 आ जाएगी। 18 फिर जा 18 2 जा। अब लाल गेंदों की संख्या हम लोग निकालते हैं, एक्स की क्योंकि वैल्यू आ गई, तो लाल गेंदों की संख्या क्या है मेरा? 44 इंटू 3/2, तो काटे 22, आंसर आ जाएगी 66। तो हमें लाल गेंदों की संख्या प्राप्त करना था, आंसर आ गया 66। अगला देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा हमें बताना है। तो कितना होगा दोस्तों? देखिए कितना होगा। शंकु का आयतन आपको पता होगा, नहीं पता तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, ठीक है। इसकी फॉर्मूला यह है शंकु का आयतन का। तो हमारे पास क्या क्या दिया है दोस्तों? ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? हाइट, हाइट ही रहने देते हैं। त्रिज्या क्या दी है? ऊंचाई की 1/3 है, ठीक है ना, ऊंचाई की 1/3 है, तो इसे रखते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग गोलार्ध की ऊंचाई आयतन निकालें, तो उसका होता है कितना? 4/3, अभी हम बता देते हैं, पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। ये गोले का आयतन होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बनाते हैं अब इसको। देखिए 1/3 ये शंकु का है, पाई इंटू आर स्क्वायर है ना, तो h/3 का होल स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई की पाई एच स्क्वायर बाई 9 इंटू एच होगी, ये तो कटने वाली है नहीं कोई, तो कितनी आ जाएगी? एच क्यूब बाई पाई 9 3 जा 27, इतनी हमारा क्या आ गया? ये शंकु का आयतन आ गया, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों? गोलार्ध का आयतन। तो गोलार्ध का आयतन क्या होता है बताएं आपको? 4/3 पाई आर क्यूब होती है। इसका भी हम लोग रखते हैं क्योंकि दोनों आयतन इक्वल है दोस्तों, तो इसको हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रखेंगे। तो रखिए 1/3 पाई एच क्यूब बाई 9, मल्टीप्लाई कीजिए तो वही 27 ही आएगा। तो देखिए क्या क्या करने वाली, 3 से ये 3 कैंसिल होगी, और क्या कैंसिल होगा? पाई से पाई कैंसिल होगी। आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? आर की वैल्यू इसको हम लोग आर ही रहने देते हैं, और 4 है तो 4 तो कटेगी नहीं, एच क्यूब है, इधर आर क्यूब है, ठीक है।
तो अब देखते हैं यहाँ पे बच गया 4r³, इधर बच गया h³/9 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसको इससे 9 4 जा 36। ठीक है, तो हमारा जो आ गया h³/r³ इज इक्वल 36/1 आएगा, यानी इसकी वैल्यू 36, इसकी वैल्यू 1। तो हम लोग शंकु की त्रिज्या यदि हमारे पास r बराबर कितना है, h/3 है ना, तो h का हम लोग वैल्यू रख सकते हैं क्या यहाँ पे, h वैल्यू 3r कर सकते हैं, h³ कर सकते हैं 27 r³, h3 जो है 27 r³ का मान समीकरण आप 1 में हम यदि रखते हैं, कोई भी इक्वेशन में जो हमने माना है कि 36/1 आया है, जो मेरा h³/r³ का वैल्यू, तो इसमें हम लोग रखते हैं h³ का वैल्यू, क्या है h³ का वैल्यू इतना रखते हैं। तो आइए रख के देखते हैं, 27r³/r³ इज इक्वल 36/1। ठीक है, तो अब देखिए ये r³ यहाँ पे स्मॉल r³ रखते हैं। ठीक है, ये स्मॉल r³, तो हमारा जो आंसर आएगी ये तो कटेगी ही 9 से, 9 3 जा 9 4 जा क्या, तो फिर हमारा जो आएगा r³/r³ 36/27 जो हम लोग काटेंगे तो 4/3 आएगी। तो जो हमारा ये क्यूब से कैंसिल, तो r/r जो आएगी यह कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है √3 इस पे आ जाएगी, इस वाले पे, तो √3 चढ़ती है, यानी √3 ऐसे दिखानी होगी /4, सेम यहाँ पे भी √3/3 दिखानी होगी, है ना। तो आंसर मेरी ये बनेगी। तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का हमें चयन करना है। हंस हंसो, तो क्या बनेगा, पतलून पतलूनो, आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सा गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, आंसर बनेगा डी, क्लोरीन, राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है ना, तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है दिए गए क्रम में। तो आइए हम लोग बना के देखते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, इसका क्या होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है, बस इसी पे रखना है। हम मान लेते क्या है कि बहुलक जो है हमारा, मोड जो है हमारे पास कितना है, x। ठीक है, माध्यिका यानी मीडियन हम मान लेते हैं, मीडियन हमारे पास x-2 है। तब बहुलक हमारा क्या होगा, क्योंकि माध्य हमारे पास दिया हुआ है, क्या नहीं, माध्य हमें निकालना है। ठीक है ना, तो माध्य को माध्य ही रखेंगे। तो बहुलक बराबर लिखेंगे, यानी मोड इक्वल क्या होगा हमारे पास, 3 इंटू मीडियन, यानी 3 मल्टीपल ये जो x-2 हमने सपोज करा है, ठीक है, -2 इंटू मोड, 2 इंटू मीन, है ना, मीन होता है माध्य का। तो इक्वल में क्या होगा, मोड तो हमने x माना है, x रखिए यहाँ पे, इक्वल ये 3x जो है हो जाएगा, और माइनस ये 6 माइनस ये 2 मीन होगा। अब देखिए ये हमारे पास x है, ये भी x है, तो x वाले को एक तरफ करते हैं और नंबर वाले को एक साइड करते हैं, या फिर सीधे माध्य बराबर लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए माध्य बराबर जो हमारे पास आएगा 3x माइनस 6 माइनस x आएगा ना, /2 आएगा। तो इसे 3 में से 1 घटा लीजिए, यानी 2x माइनस 6/2, इसमें से 2 कॉमन भी कर सकते हैं। 2 कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा, x-3 बचेगा, /2 तो हट ही जाएगा, x-3 इक्वल क्या बच जाएगा हमारे पास, माध्य बच जाएगा ना। तो जब हमारा दोनों का अंतर निकालना है, तो x-3 क्या निकल गया, माध्य हमारा, और माध्यक मेरा क्या है, x-2 है। तो x-2 एक मेरा माध्य का है, और माध्य मेरा x-3 है। इस दोनों में से घटा देते हैं हम लोग, तो घटाइए, x-2 माइनस रखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ पे। तो ये देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1, और ये माइनस प्लस तो कैंसिल, यानी कितना आंसर आएगा, 1। हमारा आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न क्या दिया गया हमारे पास, कथन और उसके अनुमान। क्या है कथन, दिए गए कथन पर विचार करना है। देखिए, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है।
देखते हैं हम लोग अनुमान क्या है। पहला, ईमानदार ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी ही चाहिए। तो आंसर बनेगा क्या हमारा? आंसर बनेगा यहाँ पे ना तो अनुमान एक और ना दो निहित है इसमें, है ना। तो आंसर नंबर हमारा बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दिए गए प्रश्न आकृति के रिक्त स्थानों को उपयुक्त करती है। देखिए यहाँ पे क्या फुलफिल होगा बताइए। आंसर इसमें आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन आपका सी बनेगा, यानी ये वाला फुलफिल करने वाला है, ठीक है, ऐसे ये वाला। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है, रीजनिंग का है। इसमें बताना है कि नीचे नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है कितने आते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद एक डॉलर है, और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, और तो कहीं नहीं दिख रहा नंबर वाला, क्योंकि उसके बाद जो है सिंबल नहीं बल्कि ये हमारा लेटर है ना। तो हमें सिंबल वाला चाहिए, तो सिंबल वाला तो और कोई नहीं है। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है? राइट आंसर बस डी बन रहा है। अगला देखिए, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कथन पर्याप्त है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही। कथन देखिए क्या है। कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे। दूसरा क्या है? उत्पाद के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा इसमें? आंसर आपके पास बन जाएगा राइट आंसर डी। कथन एक और दो दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है। आंसर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें, गणित से है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि जो है 6 साल में 942 रुपया हो जाती है। तो शुरू में किए गए निवेश कितना था, ये हमें बताना है। तो शुरू में किया गया निवेश कितना है, ये हम लोग निकाल के देख लेते हैं। देखिए इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है क्या? नहीं, मूलधन ही तो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो मूलधन निकालेंगे कैसे? ये तो हमारा मिश्रधन दिया है 942 रुपया, ठीक है। 942 गुन्ने मूलधन प्लस मूलधन गुन्ने टाइम गुन्ने रेट बट्टे 100, यानी मूलधन को हम एसआई से जोड़ लेंगे तो मूलधन के बराबर आएगा, ठीक है। तो मूलधन तो हम कॉमन भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस रेट गुन्ने टाइम बट्टे 100, इतना बचेगा। इक्वल में यहाँ पे 942 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते हैं। पी तो नहीं है हमारे पास, 1 प्लस आर की वैल्यू दी हुई है कितनी? 6, और ये दी हुई 6 साल दिया है टाइम, और इसका दिया है रेट 9.5 बाई 100। चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 100, और इसको गुना करने के बाद इस दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 157। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 942 इक्वल प्रिंसिपल, ये आ जाएगा 157 बाई 100। अब क्या करेंगे, इसे इधर गुना कर लेते हैं क्योंकि पी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए 942 गुन्ने ऊपर 100 चल जाएगा, नीचे 157 से काटिए, कितने टाइम्स में कटेगा? 6 टाइम में कटेगा, यानी प्रिंसिपल जो है आपका मूलधन जो है कितना रुपया आ गया? 600 रुपया। तो आंसर हमारा बने क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है 15,376 का वर्गमूल है, हमें बताना है। देखिए कौन सा वर्गमूल आएगा, तो इसे वर्गमूल निकालना होता है, देखिए, ठीक है। आंसर इसका बनेगा बी, 124 इसका वर्गमूल है। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक स्विमिंग पूल को तीन टैंकरों ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जा सकता है। टैंकर सी बी से दुगुना तेजी में और टैंकर ए से दुगुना तेज। स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा, हमें बताना है। तो हम सपोज कर लेते हैं क्या कि ए बी और सी यह तीनों को यह x घंटे में, ये 2x घंटे में, और ये 4x के स्पीड से भरता है, ठीक है। तीनों की कार्य करने की एफिशिएंसी दी हुई है हमारे पास। तो यहाँ से हम तीनों को ऐड करते कितना हो जाएगा? 6 और 1 7,
ये टोटल 7 एफिशिएंसी तीनों का आ गई, और तीनों के द्वारा कुल काम में लगे समय कितना हो जाएगा, 1/7x होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हम प्रश्न चलते हैं, क्या है कि 1/7x आया है, ये कितने दिनों में कर रहा है, 10 घंटे में कर रहा है, तो इक्वल में कर देंगे। तो इसे मल्टीपल करिएगा तो कितना आ जाएगा, x⁻, 1/70 आ जाएगी ना। तो ए की क्षमता ही तो निकालनी थी हमें, तो 1/70, तो ए के द्वारा लिया गया समय कितना है, ए के द्वारा लिया गया समय कितना है, 70 आवर। आंसर बनेगा ऑप्शन सी आपका। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रति उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कर्षण होता है। आंसर बताइए इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कर्षण होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसकी बिंदु पर खड़े हुए सीढ़ी की सड़क के दूसरे ओर ले जाया जाए तो खिड़की तक 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है ना। तो सड़क की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए आपके पास फिगर जो है ऐसी है, ऐसे फिगर है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये दिया हुआ 13, ये भी दिया है 13, ये दिया है 12 और यह 5 है। तो हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, हमें सड़क की चौड़ाई निकालनी है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके निकालते हैं। सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसका नामकरण करते हैं। इसका नाम बी है, इसका नाम सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई, इसका नाम ए रखते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो क्या बेस नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो बेस निकालेंगे हम लोग, 12 और 13 का ट्रिपलेस निकाल लेते हैं। 13 का होता है क्या, 169 और इसका 144, घटाइए तो कितना हो जाएगा 25, 25 का होता है 5, ये आ गया आपके पास 5। देखिए ये 5 और ये 13, इसका भी ट्रिपलेस निकालिए तो ये निकल जाएगा। 13 का होता है 169, ये होता है 25, इसमें से 25 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 144, ये हो गया 12। तो 12 और 5 कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लीजिए, 12 और 5 17। आंसर आपका बन गया राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुज संख्या नहीं है, त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, कौन नहीं बताइए। आंसर क्या बनेगा आपका, राइट आंसर डी यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि पहली त्रिभुजों की संख्या 1 हो सकती है। ठीक है, दूसरी त्रिभुज की संख्या उसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 होगी, तीसरी में 1 2 3 जोड़ेंगे तो 6 होगी, चौथी में 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगी, लेकिन पांचवी में क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 यानी 15 हो जाएगी, है ना। इस तरह त्रिभुजाकार संख्या निकालते हैं, अगली संख्या जो जोड़ेंगे तो त्रिभुज की संख्या ही निकल के आएगी। तो इसलिए यहाँ पे 5 तो आ नहीं रही, तो राइट आंसर हमारा डी बनेगा। अगर देखिए ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसे आप नहीं देखेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर है, 2018 का है ना। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे कि फरवरी कोलकाता आईपीएल टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स की मालिक कौन है, ये इसके बारे में पूछा गया, तो इसको कौन नहीं जानता है दोस्तों, शाहरुख खान है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 30 में अभी भी हैं वो मालिक। यहाँ पे दिया क्या है कि उपयुक्त वृत्त में जो है चाप ए बी को स्पर्श डी, यहाँ पे देख रहे हैं डी ए बी का बिंदु डी पर मिलान के लिए बढ़ा दिया जाता है ना। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है ना, डी ई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बी डी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। बी डी की लंबाई यहाँ पे निकालना है कि क्या होगी, तो आइए इसको निकालते हैं। ए बी हमारे पास क्या है, जीवा है ना, ए बी हमारा जीवा है जो 12 दिया हुआ है, और डी ई एक क्या है, डी ई स्पर्श रेखा है। डी ई स्पर्श रेखा है तो डी ई कितनी है, 8 है। ठीक है, ये 8 है, ये 12 है, तो ये हमें निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि डी ई जो होती है, डी ई की होल स्क्वायर इक्वल डी बी इंटू डी ए होता है। ठीक है, अब रखते हैं इसका वैल्यू, ये 8 का होल स्क्वायर यानी 64 होगा, इक्वल ये तो x है, इंटू ये हमारा x+12 होगा। कैलकुलेशन करते हैं, ये 64 इक्वल ये हो जाएगा x² प्लस ये होगा 12x। अब इस 64 को इधर घटा सकते हैं आप,
तो आपके पास क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 इक्वल 0 आएगा। तो यहाँ से आपके पास कॉमन करने के लिए कुछ है, बिल्कुल है। तो आइए करते हैं। 16 4 जा 16 में से आप 16 और 4 को ऐड करते हैं तो इतनी आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16x माइनस 64 इक्वल 0 है। इसमें और इससे कॉमन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे होगा x, तो x माइनस 4 कॉमन, यहाँ पे आप कॉमन करिएगा 16, तो x माइनस 4 कॉमन। तो आपके पास क्या है, ये माइनस वाली आंसर आएगी क्योंकि प्लस वाली तो माइनस में आ जाएगी। तो x की वैल्यू एक क्या आ गई, 4, और एक आ गई माइनस 16। तो आंसर हमारा कौन सा बनेगा, 4 वाला, क्योंकि प्लस वाले चाहिए हमें, ये माइनस वाला आंसर नहीं। तो आंसर क्या बन गया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगला प्रश्न हमारा है, चिंतावन उपन्यास जो है हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है, अनिल मेनन है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, अनिल मेनन। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, वाक्य और निष्कर्ष दिया है, वक्तव्य और निष्कर्ष। तो देखते हैं हम लोग, वक्तव्य क्या है, कुछ फल सब्जियां है ना, कुछ सब्जियां खाद नहीं है, कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां खाद नहीं है। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकला, कुछ फल जो है खाद नहीं है, कुछ सब्जियां फल है। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, आंसर आपके पास आएगी ऑप्शन नंबर बी, कि निष्कर्ष जो है हमारा केवल 2 सही आ रहा है, कुछ सब्जियां फल है, ऑप्शन नंबर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखें, बोल क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने पर परिणाम स्वरूप कई उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम मुद्रास्फीति होगी। आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन ए। अगला है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, तो अलैंगिक प्रजनन डैश में होता है, किस में होता है अलैंगिक प्रजनन, आंसर बनेगा आपका सी, नए जीव जनक माता पिता के सम्मान होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कथन और निष्कर्ष दिया है। क्या है कथन, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। निष्कर्ष क्या है, सरकार को शहर विकास के पुनर्योजना बनानी चाहिए, सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अनुसरण कर रहा है, मतलब निष्कर्षण 1 ही सिर्फ अनुसरण कर रहा है, सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कि उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 15,000 का निवेश के साथ साझेदारी शुरू करते हैं, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीना बाद अपना निवेश वापस ले लेता है। तो पहले 12 माह का लाभ दोनों किस अनुपात में बांटना चाहिए उन लोगों को। तो आइए देखते हैं हम लोग किस अनुपात में बांटेंगे। ये 10,000 जो है मल्टीपल 12 रेशियो 15,000 गुन्ने 8, इस 3 जीरो से 3 जीरो हटा दीजिए यहाँ से, 10 गुन्ने 12 करिएगा तो 120, यहाँ पे करते हैं हम लोग 15 अट्ठे 120, यानी किस रेशियो में बांटेंगे, 1:1 के रेशियो में। ऑप्शन नंबर बनेगा सी। अगला हमारा क्या है, ये 2018 के बारे में पूछा गया, तो इसे आप नहीं देखना है आपको। अगला प्रश्न देखें, करंट अफेयर है ये, और ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसे उत्तर पर्याप्त देना है। देखिए, क्या x-5 सम संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो कथन हमारे पास क्या है, x-15 एक पूर्णांक है, x-10 एक विषम पूर्णांक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 पर्याप्त है इसमें, x-10 एक विषम पूर्णांक है, जबकि कथन 1 अपर्याप्त है ना। तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बनेगा। निम्नलिखित में कौन सही है हमें बताना है, कौन सही है इसमें। तो देखिए, देखते हैं हम लोग कौन सी इसमें सही आ रही है। देखिए 29 और इक्वल में दिया है 53/12, इस दोनों का वैल्यू यदि रखते हैं तो इसका आप निकालिएगा ना 29/6 का, तो 4 पॉइंट आपके पास
3 आ जाएगी, ठीक है। और इसका यदि आप निकालते हैं तो इसका आएगी 4.41, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं रही है, तो आंसर ये कट गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, 29/6 का भी जस्ट निकाले हैं, कितना 4.83, ठीक है। अब 43/12 की वैल्यू निकालिए, तो इसका आया है 3.58, तो ये भी नहीं हुई, ये भी कैंसिल। अगली है हमारे पास 29 का वैल्यू निकला हुआ है 4.83, बड़ा होगा किससे, 43/12, 43/12 से बड़ा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका वैल्यू हमने निकाला है 3.58, तो बड़ा तो होगा ही। तो आंसर नंबर हमारा यहाँ पे सी बन जाएगा, ये तो आएगी ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बना सी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के द्वारा दिए गए पद के अनुपस्थित को हमें वहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग, एस के बाद टी के बाद यू भी, तो डब्लू आने वाला है, तो डब्लू से कौन स्टार्ट होने वाला है, डब्लू से सभी है ना। अगला देखें, टी यू भी डब्लू एक्स, एक्स लास्ट में होना चाहिए, तो एक्स तो बस इसी में है, तो आंसर नंबर हमारा सी बना। अगला प्रश्न देखें, दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द बनाए हमें। सबसे उपयुक्त शब्द कौन है इसमें बताइए, पुस्तक, उत्सव, मुलाकात या शादी। तो आंसर आपकी क्या आने वाली है, आंसर जो है उत्सव, सेलिब्रेशन, आंसर बी बनेगा इसमें। अगला प्रश्न देखें, अब से 3 वर्ष बाद धारित्री की आयु यूनिस की आयु से 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों को वर्तमान आयु का योग जो है 61 वर्ष है। धात्री की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या, कि धात्री की आयु, डी से हम लिखते हैं, धात्री की आयु x है और यूनिस यानी y की 61 - x, ठीक। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग चल देंगे, तो x+3 जो है, मतलब जो हम धात्री की आयु माने हैं कितनी हो जा रही है, 2 टाइम्स हो जा रही है 61 - x +3 से, है ना। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितनी हो जाएगी, x+11 इक्वल, ये हो जाएगी 62 जा 128 -2x हो जाएगी। अब इसे x की वैल्यू निकालते हैं, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, यानी 3x इक्वल क्या हो जाएगा, 3x इक्वल 117, काटिए इसको, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 39। तो हमें निकालना किसका था, धात्री का, धात्री को x माने थे, तो आंसर कितने आए 39, ऑप्शन नंबर आपका डी बन गया। अगला प्रश्न हमारा बनता क्या है, कि तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल, ये वर्तमान के अभी नहीं है, पहले के, ठीक है, तो इसे नहीं देखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, कि दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, उपयुक्त चयन करते हैं, कौन सबसे अलग है दोस्तों। तो आंसर नंबर बी, प्रौद्योगिकी, इसमें टेक्नोलॉजी सबसे अलग है, ऑप्शन बी बता रहा है। अगला प्रश्न देखें, रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है मायलिनकृत, मायलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है, मायलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन और पूर्वधारण दिया है, पूर्ण पूर्वधारणा, तो देखते हैं कथन क्या है, अपार्टमेंट एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासी से ज़्यादा प्रक्रिया नहीं मिल पाई। पूर्वधारणा क्या है, कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, एसोसिएशन अभियान में असफल रही। आंसर क्या बनेगा, आंसर आपकी बनेगी केवल पूर्वधारणा 2 अंतर्निहित है, धारणा 2 क्या है, एसोसिएशन अभियान असफल रही, आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल जो है एक अपरिमेय होगा, हमें बताना है। तो अपरिमेय किसका होगा, यह 248 का होगा, क्योंकि 8 तो आता नहीं किसी भी स्क्वायर रूट में, तो आंसर नंबर हमारा बी बनेगा। अगला है, रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें बताना है कि कितनी होगी।
तो आइए हम लोग निकालते हैं रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो रखते हैं हम लोग। तो हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है तो हमने एक्स चाहे कुछ भी मान लीजिए आप लोग, ठीक है, हम एल मानते हैं प्लस 100/10 इक्वल कितना है 25 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें किलोमीटर से हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करा है, ठीक है ना। तो इक्वल में क्या हो जाएगा, एल इक्वल आपके पास हो जाएगा 250 माइनस 100 हो जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 150 मीटर, यानी रेल की लंबाई कितनी है 150। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक सेप्रोट्रॉफ है। सेप्रोट्रॉफ कौन है इसमें, तो आंसर बनेगा आपका बी, कुकुरमुत्ता। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न क्या बनता है आपका कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन नंबर जो है लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं को दर्शाता है। कौन होगा आंसर दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन होगा। देखिए ये एथलेटिक्स है, ठीक है, और ये लड़के हैं और ये क्रिकेट खेलते हैं, और ये जो है डिस्प्लेंसन है, यानी डी से इसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है हमें कि कौन सा नंबर जो लड़के जो एथलीट में भाग लेते हैं, ठीक है, और क्रिकेट भी खेलते हैं को दर्शाता है। तो कौन दर्शा रहा है, तो यही ना दर्शा रहा है। आंसर कौन सी बनने वाली दोस्तों, थ्री आ रही है तीनों में कॉमन। तो आंसर हमारे पास बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, इसमें बन रहा है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें, यह जो है दोस्तों करंट अफेयर ही है, इसे भी नहीं देखना आपको। अगला प्रश्न देखें, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है बताइए। आंसर आपका बनेगा राइट आंसर सी, मतलब ये बी जो है इससे संबंधित नहीं है ना। आंसर आपकी सी नंबर होगी ऑप्शन। अगला देखिए, सुबह एक्स और वाई एक पार्क एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के सामने पड़ती है। एक्स का मुंह किस दिशा की ओर करके खड़ा है, ये हमें बताना है। किस दिशा की ओर हो जाएगा दोस्तों, पूरब की तरफ रहेगा, तभी तो इसकी छाया इधर पड़ेगी ना। तो आंसर बनेगा ए। देखिए, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान और वेग के, मास एंड वेलोसिटी। आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न हमारा, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। किस दिशा के विपरीत होता है, वेलोसिटी के। आंसर बनेगा ए। अगला है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। कितने होते हैं परमाणु, 15। आंसर बनेगा बी, 15 होते हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का हमें चयन करना है। बताइए इसमें आंसर क्या बनेगा दोस्तों। आंसर आपकी राइट आंसर डी होने वाली है, ए होने वाली ऑप्शन नंबर, ठीक है, यानी ये वाली ऑप्शन आने वाली है। अगला प्रश्न देखें, 1 किलोवाट घंटा इक्वल कितना जूल होगा। कितना होगा दोस्तों, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा ऑप्शन सी। ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में कौन सा अंतिम तत्व है, हमें बताना है। थोडियम सबसे अंतिम तत्व है। आंसर बनेगा बी। इसमें टोटल तत्व कितने खोजे गए थे, 56। अगला है, दी एसोसिएशन ऑफ ए स्मॉल बॉम्बस पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो देखिए ये करंट अफेयर है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पुस्तक के लेखक जान लेते हैं हम लोग। ये पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, करण महाजन है ना। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 8 दिनों में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर 8 दूसरे प्रकार के मजदूर का कितना समय लेगा, ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कितना समय लेगा ये। टोटल जो ये समय ले रहा है, इसकी पहले क्षमता निकाल लेते हैं, 3 और 1 है। तो कार्य क्षमता जो है 12 × 3 और इसकी है 10 × 3, तो कितनी आ जाएगी इसके पास 36 और इसके पास आ जाएगी 30। तो हमारे पास इफिशियंसी जो है
12 मल्टीपल 3 मल्टीपल 10 है। इसे आप गुणा करते हैं तो कितनी आ जाएगी आपके पास, बाई 4 मल्टीपल 3 प्लस 8 मल्टीपल 1। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 12 गुन्ने 3 गुन्ने 10 बट्टे 20 आया है, काटिए 6 या 18, यानी आंसर आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, 18 दिनों में। अगला प्रश्न है कि आज से 7 साल बाद विराट महेंद्र से दुगुना बड़ा होगा। 5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु का 2/5 से 1 साल कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु क्या थी ये हमें बताना है। तो 7 साल पहले, 7 साल बाद विराट तथा महेंद्र की उम्र जो है 2x एवं तथा x हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 2x माइनस 7 और x माइनस 7 होगी। अकॉर्डिंग टू हम लोग प्रश्न लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप बनाते हैं, 2/5 2x माइनस 7 माइनस 5 होगी, इक्वल में x माइनस 7 माइनस 5 प्लस 1 रहेगा ना। चलिए इसे अब इसको इससे मल्टीपल कर सकते हैं, तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। 4x माइनस 24 इक्वल 5x माइनस 55 होगा, ठीक है। अब इसे x की वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 31। x की वैल्यू कितनी आ गई, 31। तो विराट की वर्तमान आयु कितनी है, 2x माइनस 7 है ना, तो मल्टीपल करते हैं हम लोग, 2 और 6 में से 7 घटाई यानी 55, 55 वर्ष आ रही है विराट की वर्तमान आयु। तो आंसर क्या बनेगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया हुआ है हमारे पास रीजनिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे क्या होगा ये हमें बताना है। क्या लिखा है, ABC और यहाँ पे कोई सिंबल दिया हुआ डॉलर टाइप है, ठीक है। फिर प्लस, फिर हमारे पास हैशटैग DEF दिया है, फिर ये एंड का सिंबल दिया हुआ, मतलब कि कोई लेटर के बाद हमारे पास क्या है, एक सिंबल है ना, लेटर के बाद सिंबल, लेटर के बाद सिंबल, लेटर से पहले। तो ये हमारे पास आंसर क्या बनेगी, आंसर नंबर यहाँ पे आएगी डी। राइट आंसर क्या बन जाएगी, डी होगा। अगला देखिए, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करें जिसके अंक के गुणनफल की 3 गुना है। तो देखिए 2 संख्या कौन कौन हो सकते, 10x प्लस वाई, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 3xy। तो 3xy जो हमारे पास आ रहा है 10x प्लस वाई का वैल्यू, तो विकल्प जो है हमारे पास बी होगा, क्योंकि x का मान हम 2 और y का वैल्यू 4 हो तो ये संतुष्ट होगा। x का वैल्यू 2 यदि रखते हैं और y का वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं, तो 4 2 जा 8 8 3 जा 24। आंसर नंबर क्या बन रहा है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल जो है लाल चिट्टी में उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल लाल चिट्टी में रहता है, फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चिट्टी में रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं ये हमें बताना है। काउंट करिए तो आपके पास आंसर आ जाएंगे 12। ऑप्शन ए बनेगा। देखिए मैथ में प्रश्न बोल रहा है कि 1600 राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा, हमें बताना है। तो इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल होता है P/R/T/100 होता है। तो रखिए सभी का वैल्यू, 1600 गुन्ने 6 गुन्ने 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 5 जा 16 5 जा 80 और 86 जा 480। ऑप्शन नंबर बनेगा बी। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक बांटा गया। तपस का केक 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3, अवि को प्राप्त शेष मिला। तो कितना भाग अवि को मिला ये हमें बताना है। तो देखिए दोनों को सम कर लेते हैं, दोनों को सम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 और ये 3 और ये 2 यानी 5/6 हो जाएगा। तो 1 में से घटा दीजिए, 1 माइनस 5/6 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 यानी 1/6 मिलेगा। कितना मिलेगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है, बताइए पीर पंजाल कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। आंसर नंबर डी बनेगा, जम्मू एंड कश्मीर। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, बताइए प्रतिरोध का एसआई इकाई होता क्या है दोस्तों, होता है ओम। आंसर बनेगा बी। और विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम। विद्युत धारिता का फैराडे, विद्युत ऊर्जा का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत विभव का वोल्ट, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम और
तलीय कोण का रेडियन, उष्मा का जूल और बल का तो पता है दोस्तों न्यूटन। देखिए 9 × 6 45 बोल रहा है, मतलब एक घटा दे रहा है सीधे से। क्या इसमें भी सेम वही करिए? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि एक घटाना है हमें। आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे ये बना है। 9 × 6 तो 45 आ रहा है कैसे, तो 9 + 6 ठीक गुन्ने 9 - 6 ऐसे कर रहा है। तो ये दोनों को ऐड करते हैं तो 15 मल्टीपल ये -3 यानी 15 × 3 45। सेम यही कंडीशन हमको इसमें भी करना है। एक 7 + 4 और एक 7 - 4 करना है ना। इसको ऐड करिएगा तो 11 मल्टीपल 3 33 आ रहा है ना यहाँ पे। देखिए सेम यहाँ पे अगला कंडीशन वही करना है। 5 + 3 8 और 5 में से 3 घटाइएगा 2, 8 × 2 = 16 आना चाहिए। तो आंसर नंबर हमारा बनेगा डी। अगला प्रश्न देखें कि फरवरी में उपलब्ध देखिए ये भी हमारा क्या है दोस्तों, करंट अफेयर है, तो इसे भी नहीं देखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, कथन है और निष्कर्ष। देखिए क्या है हमारे पास कथन, एक्स और वाई कौन बेहतर नर्तक है, इसके बारे में देखना है। कथन है कि एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था। तो आंसर बनेगा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बनेगा, बताइए सी। अकेले कथन 2 पर्याप्त है जबकि कथन 1 अपर्याप्त है इसमें, है ना, क्योंकि ये अधिक मंच पर प्रदर्शन किया है ना। तो ऑप्शन नंबर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखिए और लास्ट प्रश्न है ये हमारा कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लेंथ f वायु में है, को एक द्रव 4/3 में डुबाया जाता है ना। तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है। फोकस लंबाई इसकी होगी क्या दोस्तों, इसे सॉल्व करिएगा तो आंसर नंबर आपकी आएगी डी। राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी होगी। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए आपको बता देते हैं दोस्तों। इसकी फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है। उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लेंस एफ है ना, और द्रव में डुबाया कितना गया 4/3। तो आइए इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग बताते हैं 1/f1 इक्वल -1 इंटू 1/r1 -1/r2। बस यही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यदि वायु में फोकस हो तो उसके लिए दूसरी होती है, ठीक है। ये द्रव के लिए है हमारा, तो यहाँ पे वैल्यू रख के आप बना सकते हैं। तो आंसर नंबर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।